बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सबा कहाँ तक पहुँची आपकी ये डिश, ये बताएं। ये मेरा 50% इस वक्त होने वाला है। एग्स जब वो हो जाएंगे फ्राई, इधर निकाल के फिर मैं इसको पाइप करूँगी। अच्छा, मैंने बॉयल एग होते हुए तो बहुत दफ़ा देखे हैं, फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ और ये ऐसा लग रहा है आप कचौरियाँ पका रही हैं। कचौरियाँ भी इस शक्ल में, इस फॉर्म में आ जाती हैं। तो ये बॉयल एग को भी आप जो है ये उसके बाद फ्राई कर सकते हैं। बस ऐसा है कि हम इस तरह के फैंसी खाने तो दावतों पे या कम कम बनाते और खाते हैं ना, तो कर सकते हैं। ये खाना किसने इन्वेंट किया, कुछ इसकी हिस्ट्री पता है आपको? इसको इन्वेंट करने वाला कौन था? ये दिमाग में पहली दफ़ा किसके आया कि जी इसको बॉयल को, एग को जो है फ्राई भी करके देख लेते हैं? आई थिंक ये बहुत पहले से होता हुआ आ रहा है और वो वही आइडिया है ना कि योग को वैसे अगर आप उबला हुआ अंडा किसी दावत में किसी टेबल पे नहीं रख सकते हैं, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा ट्विक करें, इधर उधर थोड़े मसाले ऐड कर दें, थोड़ा मे बी उसको फ्राई करके रख दें, तो वो एडिबल हो जाएगा और दावत की मेज़ पे और खानों के साथ इतना वो नहीं लग रहा होगा। तो इसको इन्वेंट करने वाले का नाम नहीं पता आपको? नहीं। अच्छा, क्योंकि मैं बड़ा खुश हुआ जब मैंने देखा कि बॉयल एग है। मैंने कहा चलो आज कुछ डाइट हो रहा है। इन्होंने कहा नहीं, बॉयल एग को भी मैंने फ्राई करना है। अच्छा, ये जो चीज़ वो तैयार करे, तेल तो ना उड़ाए, ये बताएं ये क्या चीज़ तैयार हुई हुई है? इसकी ग्रेवी? ये हाँ, ये इसकी ग्रेवी है जो कि बन रही है। ठीक है। ड्रिंक में क्या बना रही हैं आज आप? मेलन जूस है बेसिकली, चिलर। चिलर। और उसको बनाते कैसे? उसको आप ये करें कि हनी ड्यू मेलन होता है ना, वो लें और आइस लें, और अगेन मीठा है तो चीनी ना ऐड करें, नहीं है मीठा तो चीनी ऐड कर दें, और अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो भी ना करें चीनी ऐड। उसको पानी के साथ घुमा लें अगर आपने जूस बनाना है, और अगर आपने शेक बनाना है तो थोड़ा सा मिल्क ऐड कर दें। अच्छा, वैसे सहरी में ये अच्छा रहता है ये मेलन जूस पीना, क्योंकि इससे मैंने सुना इसके फ़ायदे ही बहुत होते हैं। यस यस, बिल्कुल जी, इसी वजह से बना रही हूँ। बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और इस वक्त हमारे जहन में आ रहे हैं वो जो पकोड़े बन रहे होते हैं ना आलू वाले, वो ये बिल्कुल वाली इस वक्त फॉर्म में आ रही है। और ये हमें इफ्तार में ज़्यादा खाने को मिलता है, लेकिन ये अभी सहरी में हमें खिला रही हैं। उमर भाई, आपकी जानिब आऊँ अब। हम बात करते हैं, जैसे कि अनम ने कहा कि हम निकलते हैं और हमें होता है कि हम अपनी डोनेशंस बस दे दें। तहकीक कितनी ज़रूरी है? क्योंकि जैसे कि आपका इदारा है, आप सारा एक अपना स्ट्रक्चर सामने रख रहे हैं, जो कफ़ालत कर रहा है उसको उसकी महीने की रिपोर्ट जारी है। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो बस रमज़ान में सोचते हैं कि बस ज़कात निकालनी है। आप क्या समझते हैं, तहकीक कितनी ज़रूरी है? देखिए, इसमें शरिया भाई जो आप डोनेशन देते हैं उसमें तहकीक तो आपने लाजमी करनी है। आपका जो पैसा जा रहा है, ठीक है, वो आपकी ज़िम्मेदारी है कि ठीक जगह तक पहुंचना चाहिए। जो दे रहा है उसकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो बीच का फ़र्द है कि जिसने आपसे लेना है और कहीं पे उसको सही जगह पे इस्तेमाल करना है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पैसों का पैसा जो है वो ठीक जगह पर लगे। उसका हिसाब किताब आपको देना पड़ेगा, यहाँ नहीं देना पड़ेगा तो आखिरत वाले दिन देना पड़ेगा। इसलिए इसकी तहकीक लाजमी होनी चाहिए। देखें, इस जो तहकीक के बगैर जब हम ये चीज़ें करते हैं तो उसके नतीजे के अंदर हर चौक के ऊपर लोग मांगने वाले खड़े हो गए हैं, ठीक है, हर मस्जिद के सामने खड़े हो गए हैं, और ये हमारे माशरे की तनज़ुली का शिकार हो गया। यानी ये जितनी ज़्यादा चीज़ बढ़ती चली जाएगी, हमारा माशरा उतना ज़्यादा ख़राब होता चला जाएगा। इस्लामी माशरे के अंदर तो भिखारियों का कोई तसव्वुर ही नहीं है कि कोई खड़ा होकर कहीं पर कोई करे। तो इसलिए ये मेहनत करना, और उसके लिए हमने अल-खिदमत फाउंडेशन ने जो कोशिश की है वही मैं आपसे शेयर करता हूँ कि अल-खिदमत फाउंडेशन का एक शोबा है मवाख़ात के नाम से। मवाख़ात, और ये क़ुव्वत से निकला है, जिसमें हम रोज़गार के लिए कर्ज़ हसना देते हैं, गैर सूदी कर्ज़ा देते हैं, और वो अपने कारोबार उससे करें। ये मवाख़ात का ये शोबा था, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से हिजरत करके मदीने आए थे तो उन्होंने ये शोबा कायम किया था। यानी इस्लामी रियासत का पहला शोबा जो कायम हुआ था वो मवाख़ात का हुआ था, जब ये कहा था कि जो लोग महाजिर होकर आए हैं वहाँ से, उनकी अख़ुवत के तौर पे जो अंसार हैं वो उनकी मदद करेंगे। और उसी बेस के ऊपर हमने ये मवाख़ात का शोबा बनाया है, और इसमें बड़ी हैरानकुन चीज़ें हैं। एक तो हम इसमें ये करते हैं कि ये हम 50,000 रुपये तक का कर्ज़ जो है वो देते हैं, और वो गैर सूदी कर्ज़ा होता है और 1 साल के लिए होता है, और वो 1 साल के अंदर वो फ़र्द जो हमें वापस करता है, वो कर्ज़ा होता है, और इस पर कोई सूद नहीं होता। ये पूरी दुनिया के अंदर वाहिद मिसाल है पाकिस्तान कि जिसके अंदर माइक्रो फाइनेंसिंग बग़ैर सूद की हो रही है, और ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। यानी मैं उसका जो कमेटी है मवाख़ात की, उसका चेयरमैन था। जब मैंने रिपोर्ट एक देखी तो हमारे सिंध की जो रिपोर्ट थी उसके अंदर 88% लोगों ने कर्ज़ वापस किया था। मतलब हम ये समझते हैं कि हमारा माशरा बहुत ऐसा हो गया है कि चप्पलें उठा लेता है और गिलास ले जाता है, ठीक है ना, और बददियानती बहुत बढ़ गई है। लेकिन ये हैरान कुन कि जो लोग 50,000 रुपये का कर्ज़ लेते हैं, जो ज़रूरतमंद होते हैं, उन लोगों ने वो कर्ज़ लिया है, अपना कारोबार किया है, और साल के अंदर वो कर्ज़ वापस भी किया है, जो 88% रिकवरी रेशियो है। और यानी जो लोग समझते हैं कि शायद बगैर सूद के कोई चीज़ चल नहीं सकती, ठीक है ना, उसके अंदर अल्लाह ताला ने बरकत इतनी डाली है कि आप वो चीज़ करें तो उन लोगों का रोज़गार भी चलता है, वो लोग पैसे वापस करते हैं,
पैसे वापस करने के बाद वो डोनर बन जाते हैं कि रोज़ाना के वो 100 रुपये निकाल के 10 रुपये निकाल के वो महीने के अंदर 100 रुपया 300 रुपये अलखिदमत फाउंडेशन को देते हैं ताकि और लोगों की भी उससे इमदाद हो सके। यानी कि ये पूरी दुनिया के सीखने के लिए एक चीज़ है। आपको शायद याद होगा कि बांग्लादेश के अंदर एक डॉक्टर साहब थे और उन्होंने माइक्रो फाइनेंसिंग शुरू की थी जिनको नोबेल प्राइज़ ही मिला था, और लेकिन वो 40% सूद लिया करते थे उसके ऊपर। और पाकिस्तान पूरे दुनिया के अंदर वाहिद मिसाल है कि एक अलखिदमत फाउंडेशन का ये मवाख़ात का शोबा और एक पाकिस्तान का एक और इदारा है अखुवत के नाम से, ठीक है ना, वो भी ये काम करते हैं कि गैर सूदी कर्जा देते हैं। और आप ट्रस्ट करें लोगों के ऊपर, उसका कोई बहुत बड़ा बैंकों की तरह कोई लंबा चौड़ा फॉर्म नहीं है, ठीक है ना। आपका कोई फ़र्द जो आपके करीब रहता हो वो उसकी जो है वो ज़मानत ले ले और उसके नतीजे के अंदर हम उसको कर्ज दे देते हैं, और ये सब चीज़ें ट्रस्ट के ऊपर चल रही हैं। और उसके नतीजे के अंदर लोग जितना आप ट्रस्ट करेंगे लोग आपको वापस करेंगे, आपके डोनर बन जाएंगे, ठीक है ना, और आपका अच्छा माशरा आप तख्लीक इसके अंदर कर सकते हैं। और मैं एक और बात बताऊँ इसके अंदर कि हम उसके अंदर ख़वातीन को भी देते हैं और मर्दों को भी देते हैं। और ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि 88% लोग वापस करते हैं कर्ज, उसमें ख़वातीन का रेशो ज़्यादा है। यानी ख़वातीन जो देती हैं वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना घर भी चलाती हैं और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो कर्ज़ वापस करने का ही पूरा इंतज़ाम करती हैं। शायद मर्द थोड़ा सा आगे पीछे कर लेते हों चीज़ों का, लेकिन ख़वातीन इसके अंदर बहुत अच्छा करती हैं। ये ख़वातीन की एम्पावरमेंट का भी एक शोबा है जिसके अंदर ख़वातीन वो पैसे लेती हैं और अपने घर के अंदर ही कोई चीज़ करना चाहें, बाकी चीज़ें करना चाहें, वो हम उनको फैसिलिटेट करते हैं। इस तरीके से हमारा हेल्थ का शोबा है। हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई 40 के करीब बड़े हॉस्पिटल जो है वो चल रहे हैं। और इस तरीके से आपने शायद थरपारकर का नाम सुना हो, जो पूरे दुनिया के अंदर मशहूर है कि वहाँ पे जो छोटे बच्चे होते हैं वो मर जाते हैं, उनकी न्यूट्रिशन पूरी नहीं होती है, माँ की भी और बच्चे की भी, इसकी वजह से उनका इंतकाल हो जाता है और सबसे ज़्यादा वहाँ पर कैजुअलिटीज़ होती हैं। हमने वहाँ पर एक हॉस्पिटल बनाया नेमतुल्लाह खान साहब के नाम के ऊपर, हमने नेमतुल्लाह खान मेडिकल कॉम्प्लेक्स के नाम पे, वो सहरा के अंदर एक बेहतरीन फैसिलिटीज़ देने वाला हॉस्पिटल है। हमने पिछले 1 साल के अंदर तकरीबन 70,000 वहाँ पे जो गरीब लोग थे उनका जो है वो फ्री इलाज किया। वहाँ पे कोई कैश काउंटर नहीं है और वो 70,000 मरीज़ों का हमने जो है वहाँ पर फ्री इलाज किया। इसलिए अगर कोई करना चाहे तो ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात आपसे शेयर करूँ, ये हम जितनी भी चीज़ें करते हैं और बाद वक़्त हम रिपोर्ट लेते हैं कि यार हमारा ये काम इतना बढ़ गया है, बाकी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से खौफ आता है कि जितना NGOs का काम बढ़ता चला जाएगा हमारा माशरा उतना ही तेज़ी के साथ तनासुली की तरफ जाता चला जाएगा। हमें इस बात की कोशिश करनी है कि सब लोग अपने पाँव पे खड़े हों, सब NGOs ख़त्म हों, लोग खुद अपना कमाना शुरू करें, खुशहाली की तरफ जो है वो हमारा माशरा। लेकिन उमर भाई, अगर मैंने एक रिसर्च की थी तो मैं कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान में से अच्छी NGOs हटा दो, उसमें भी 1 नंबर और 2 नंबर होती हैं, अच्छी NGOs हटा लो तो हम लोग तो बड़ा बुरे सिचुएशन में आ जाएंगे। अगर हम एम्बुलेंस सर्विस से लें, हम एजुकेशन पे लें, हम ये आप लोगों के जैसे बच्चों के हवाले से कर रहे हैं, एजुकेशन के हवाले से कर रहे हैं, तो ये सारा काम तो NGOs कर रही हैं, गवर्नमेंट का तो उतना में रोल ही नहीं नजर आ रहा। मैं इसलिए यही बात मैं बात करना चाह रहा हूँ कि देखें जब गवर्नमेंट अपनी ये काम छोड़ देती है ना तो फिर बाकी काम कर रही होती है जो अभी कर रही है, ठीक है ना। इसलिए उसको ये काम, ये उसके जो इस्लामी रियासत की बुनियादी चीज़ ये है कि वो अपने शहरियों को ये सब चीज़ें प्रोवाइड करेगी। अब ये ठीक है कि गवर्नमेंट नहीं कर रही तो हम जो कोशिश करते हैं कि ये कर रहे हैं, हम ये मसला हल नहीं कर सकते, ये हम करके दिखा रहे हैं कि अगर थरपारकर के अंदर अलखिदमत फाउंडेशन का हॉस्पिटल खुलता है, ठीक है, और वो फ्री इलाज कर सकता है तो बाकी हॉस्पिटल फ्री इलाज कर सकते हैं। गवर्नमेंट भी ये काम कर सकती है, उसके बाद तो बहुत बड़े बड़े वसाइल मौजूद हैं। इसलिए हमें ये माशरे को इस तरह सेट करना चाहिए कि जिसके नतीजे के अंदर ये हमारा माशरा ठीक तरफ जाए। ये NGOs का माशरा बन जाएगा तो मुश्किल के अंदर चले जाएंगे, ये आहिस्ता आहिस्ता पूरे का पूरा माशरा ही ख़राब होता चला जाएगा। इसलिए जब चीज़ें खुशहाली की तरफ जाएंगी तो ये NGOs का काम कम होता चला जाएगा और हम उसी तरफ कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने माशरे को लेके जाएं। और जिस तरीके से लोग खुशहाल होंगे, जिस तरीके से लोगों के मसाइल हल होंगे, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये हुकूमत के लेवल के जो काम है वो हुकूमत के अपने पूरे करने चाहिए, जिसके नतीजे हमारा माशरा जो है बेहतरी की तरफ जाएगा। लेकिन वही वाली बात है कि अगर NGOs यही ये सोच आ जाए, जबकि आप लोगों की सोच बड़ी अच्छी है कि भी हुकूमत का काम है, तो उमर भाई फिर तो सिस्टम ही बैठ जाएगा पूरा। जितना बोझ जितना आप लोगों ने अपने कंधों पे उठाया हुआ है, अगर हुकूमत ये, अगर NGOs वाले ये सोच लेंगे नहीं भी हमारा काम नहीं है, तो फिर तो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। नहीं, ऐसे ही है। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि ये जब तक हम कर रहे हैं, जब तक हुकूमत नहीं कर रही तो हम ये कर रहे हैं, लेकिन हमारी ये सोच तो होनी चाहिए हर किसी की कि यार ये काम हुकूमत का तो उसी को करना चाहिए ना। हम तो एक साथ तो बिल्कुल बंद नहीं करके बैठ जाएंगे कि ईदी भी बंद हो जाए, छिपाही बंद हो जाए, अलखिदमत भी बंद हो जाए, लेकिन हुकूमत जब करना शुरू करेगी तो आहिस्ता आहिस्ता उस पर कन्वर्ट होता चली जाएंगी चीज़ें। लेकिन असल हल वही है। मैं आपको कहना ये सिर्फ ये चाह रहा था कि हम इसको जितना भी चीज़ें करते चले जाएंगे
तो वो एक टेम्पररी ऑक्सीजन तो होगी, लेकिन वो असल हल नहीं है। बिल्कुल, रियासत की ये जिम्मेदारी होती है इन तमाम चीज़ों को देखना, और हमें खुशी होती है जो उमर भाई की सोच है वो बिल्कुल ठीक है कि ज़ाहिर रियासत का काम है। अब अगर NGOs ही ये सारा काम करती रहेंगी तो फिर लोगों का और रियासत का, लोगों को तो नहीं, बेचारे मजबूर होते हैं, इनकी तरफ बड़ी उम्मीद से जाते हैं, लेकिन फिर रियासत का कोई रोल नहीं रहेगा। लेकिन ये खुशी भी होती है जिस तरह की हम NGOs देख रहे होते हैं जो ये काम कर रहे होते हैं, जिस सतह पर जाए कर रहे होते हैं। इन्होंने भी नेमतुल्ला खान साहब का नाम लिया, मैं जब भी जिक्र आता है तो मुझे एक बड़ी बात करते हुए उनकी फ़ख्र महसूस होता है। मैं उस वक्त बहुत, मेरी एज इतनी नहीं थी, तो मेरी पहली मुलाकात उनसे हुई थी जब वो मेयर कराची थे, और हमारे जहन में एक मेयर कराची का था कि जी पता नहीं कितना वो होंगे, प्राउड होगा या वो होगा एक। और जब बाखुदा नेमतुल्ला खान साहब आए, उस वक्त मैं 21-22 साल का था, तो मैं बड़ा हैरत में हुआ जिस तरह वो शफ़क़त से बात कर रहे थे, और फिर वो नीचे तक गले में हाथ डाल के गए, और उस वक्त ज़ाहिर है मेरा कोई इतना तजुर्बा भी नहीं था, तो वो कभी कभी जहन में आता है। तो ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत भी फ़रमाए, उनको जन्नत में आला मुक़ाम अता फ़रमाए। जो उन्होंने नाम लिया तो उनका जिक्र किए बगैर मैं रह नहीं सकता था। मोहसिन भाई, मेरा एक सवाल था, आपने कहा कि जो ये मग़फ़िरत का महीना होता है इसमें अल्लाह ताला लोगों के गुनाह माफ़ करते हैं, कोई 1000 लोगों के आपने बताया था एक दिन में। तो ये उन लोगों के लिए हैं जो मग़फ़िरत की दुआ मांग रहे होते हैं, या फिर ये उसके ऊपर है कि किसी भी बंदे की माफ़ हो सकती है? बिल्कुल, देखिए असल में इस रात या इस दिन कोई भी ऐसा अमल जो रब को पसंद आ जाए, दुआ तो मांगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है वह अल्लाह जो की ज़ात जो है वो, अगर उसकी ज़ात को अगर देखें, वह अहलुत तक़वा अहलुल मग़फ़िरा, कि अल्लाह ही से जो है ना बंदा वो है जो अल्लाह से डरे और अल्लाह ही मग़फ़िरत फरमाने वाला है। तो अल्लाह ताला हर रात या हर दिन जो मग़फ़िरत फरमाता है, जो बंदा दुआ करे वो तो माफ़ हो रहा है। मैं सिलेक्शन क्राइटेरिया हाँ, लेकिन उस दौरान जो भी नेक अमल करता है जो रब को पसंद आ जाए, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। तो इससे ज़रूरी नहीं है कि दुआ मांगेंगे तो मग़फ़िरत होगी, बल्कि कोई आपने ऐसा अमल किया, किसी को भूखे को खाना खिला दिया, अफ्तारी करा दी, या किसी को कपड़े को ढा दिया, या यतीम की परवरिश कर ली, कोई भी अमल रब को पसंद आ गया, जिन गुनहगारों पे यहाँ तक है कि दोज़ख के करीब होते जा रहे हैं, तो अल्लाह ताला उनको निकालो। और ये ज़रूरी नहीं है कि दुआ करने वाला ही दोज़ख के करीब होगा, पता नहीं कौन सा बंदा क्या अमल कर रहा हो, तो अल्लाह ताला हर गुनाहगार को, जिसको रब चाहता है, कोई ऐसा अमल वो कर ले जो नेकी का अमल हो, उस नेकी सब अल्लाह उसके माफ़ गुनाह करा। ये मैंने सवाल से पूछा कि भाई अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई क्राइटेरिया के हवाले से, लेकिन वो रमज़ान मुबारक का महीना ऐसा महीना है जिसमें आप बस अच्छे काम करते रहें। बिल्कुल, और सिलेक्शन ज़ाहिर है वो अल्लाह मियां के ऊपर है, और कौन सा अमल है हम ये भी तय नहीं कर सकते। लोग बड़े बड़े काम करते हैं, लेकिन एक छोटा सा अमल भी मेरे रब को पसंद आ जाए। भाई मैं मिसाल दूँ, बनी इसराइल के अंदर एक खातून थी जिनका फेल कुछ बेहतर नहीं था, तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते बनी इसराइल में, तो वो एक कुआं था, उस पर एक कुत्ता जो चक्कर लगा रहा था, प्यासा था वो। तो जब वो गुजरी खातून, तो उनके पास कोई चीज़ भी नहीं थी कि पानी पिले, तो उन्होंने अपना मोज़ा लिया और कुएं से पानी निकाल कर उस कुत्ते की प्यास बुझाई कि अगर वो नहीं पीता तो मर जाता। तो फरमाते हैं अल्लाह ने इस अमल के सबब उसके गुनाह माफ़ फरमा दिया। अब आप सोचें, अब वही वाली बात है कि हमें नहीं पता होता, और जो हमारा रब है वो हमसे ज़ाहिर 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कौन सा अमल कब पसंद आ जाए, आपके किरदार पर है, आपके अमल पर। और ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक का महीना, मैं बार बार इस बात से कह रहा हूँ, और फिर ये अशरा कि जिसमें अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमा रहा है। अब आपके अमाल क्या हैं, आप अच्छे अमाल भी कर सकते हैं, आप दूसरे का दिल भी दुखा सकते हैं। वैसे तो पूरे साल ही दुखा रहे होते हैं हम किसी न किसी तौर पे, लेकिन अगर अच्छे अमाल करते रहेंगे तो हो सकता है आपकी मग़फ़िरत हो जाए। उमर भाई, इतने सारे लोग आपको देख रहे हैं, और ज़ाहिर है आपका जो इदारा काम कर रहा है वो उसको सैल्यूट है, कोई पैगाम है आपका अपने देखने वालों के लिए? बस शहर भाई, पैगाम तो यही है कि हमारी ये पाकिस्तानी कौम है, ये दुनिया के ऊपर सबसे ज़्यादा चैरिटी करने वाली कौम है। जी जी। और हम इतने मुश्किलात के अंदर, मसाइल के अंदर, मसाइब के अंदर, महंगाई के अंदर, इन सब के बावजूद अगर आप ये देखेंगे तो ये उम्मीद आपको बनती है कि हमारा हर पाकिस्तान का हर बच्चा भी, बड़ा भी, कुछ ना कुछ लाजमी चैरिटी कर रहा होता है। ये इतनी बड़ी ज़बरदस्त उम्मीद है कि इस पाकिस्तानी कौम के अंदर कि ये बहुत बड़ा काम कर सकती है। लेकिन असल मसला ये है कि हमें इन चीज़ों को ठीक करके आगे बढ़ाना पड़ेगा। और जिस तरह आपने बात की कि हमें देख के देना पड़ेगा कि भाई हम पैसे कहाँ दे रहे हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हमने अपनी सारी चीज़ें, जितनी भी हम चीज़ें कर रहे हैं, उन सबको बहुत देख देख के
समझ के और उसके बाद जो चीज़ें करेंगे तो हम अपने माशरे को चेंज कर सकते हैं, अपनी हुकूमतों को चेंज कर सकते हैं, अपने पूरे के पूरे तालीमी निज़ाम को, सेहत के निज़ाम को बेहतर कर सकते हैं। वो हर फ़र्द है मिलत के मुक़द्दर का सितारा बन सकते हैं कि जब हम खुद सोच लें कि यार हमें चीज़ ठीक करनी है तो उसके नतीजे के अंदर हम ये सारे काम करेंगे। इसलिए मुझे बहुत उम्मीद है पूरी पाकिस्तानी कौम से कि वो अपने इन यतीम बच्चों के साथ खड़ी हो जाएगी और हम इंशाल्लाह 2030 तक पाकिस्तान के 45 लाख बच्चे ऐसे नहीं होंगे कि जिनके पीछे कोई खड़ा ना हो। इंशाल्लाह सबके साथ कोई ना कोई खड़ा होगा, पूरी पाकिस्तानी कौम इंशाल्लाह खड़ी होगी। इंशाल्लाह जी, ये बड़ी अच्छी सोच है और मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरी नशिस्त पे ऐसे लोग आते हैं और वो हमसे ये चीज़ें शेयर करते हैं। ज़ाहिर है हम भी बहुत सी दफ़ा लाइल्मी का शिकार होते हैं, हमें भी नहीं पता होता, हम भी अपने दुनियावे कामों में बिज़ी होते हैं, लेकिन जब हमें कभी ऐसा मौका मिलता है और कुछ ऐसी चीज़ सुनने को मिलती है तो बहुत खुशी होती है। जो मैंने तहकीक की बात करी कि आप अपनी ज़कात निकाल रहे हैं या अपने एहतियात दे रहे हैं तो आप ये अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहे हैं। जब हम कपड़े ख़रीदने जाते हैं हम उसमें 10 दफ़ा चीज़ें चेक करते हैं, हम गाड़ी ख़रीदते हैं उसको 4 लोगों चेक कराते हैं। जब आप अल्लाह के लिए कुछ करने जा रहे हैं तो उसमें भी तहकीक ज़रूरी है। ये नहीं कि रोड पर चलते हुए हमें एक फ़कीर नज़र आया हमने उसको दे दिया, ये तो एक बिज़नेस है। हमें भी पता है अगर हम उसकी जेब चेक करेंगे तो उसमें से बहुत सारे पैसे निकलेंगे। तो खुदारा ऐसी जगहों पर एहतियात दिया करें जो वाकई काम कर रहे हैं और एक अरसे दराज से कर रहे हैं। ये उनके लिए एक बिज़नेस नहीं है। मैंने अपनी कल वाली नशिस्त में भी कहा था कि हमें रमज़ानुल मुबारक के महीने में ऐसी कई NGOs के बोर्ड नज़र आते हैं जो हमें पूरे साल तो नज़र नहीं आते, लेकिन वो वैसे हमें नज़र आ रहे होते हैं और वो सिर्फ रमज़ान के अंदर आते हैं। अगर वो आपसे कुछ रकम भी लूट के जा रहे हैं तो वो रकम किसी के काम आ सकती है। तो खुदारा इस चीज़ के बारे में सोचें। उमर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी इस नशिस्त में आए, बहुत खुशी होती है और अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे आपके इदारे को। इस वक्त हमारी नशिस्त पे एक और हमारी मेहमान मौजूद हैं। बहुत कम उम्र में उन्होंने अपना इवेंट प्लानिंग का काम शुरू किया है। हमारे साथ मौजूद हैं अलाइबा एहतिशाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं अलाइबा आप? ठीक है, खैरियत से हैं? अच्छा अलाइबा मुझे बताएं कि अगर आपकी एज इतनी नहीं है लेकिन इतनी कम एज में आपने इवेंट प्लानिंग का काम शुरू किया तो उसका शौक़ कैसे हुआ आपको? शौक़ कैसे हुआ? देख के लाइक यूट्यूब वगैरह पे ना देखती थी कि मतलब ऐसे मतलब क्रिएटिविटी होती थी तो उसको देख के मुझे शौक़ हुआ। फिर अपने ही बर्थडे पे खुद ही जो है डेकोरेशन करना और लाइक घर वालों की बर्थडे में डेकोरेशन करना, तो वो उससे सीखते फिर मैंने कहा कि मैं अपना क्यों ना स्टार्ट कर लूँ ये इवेंट। तो स्टार्टिंग आपने अपने ही बर्थडे प्लान्स करके करी? या अपने ही बर्थडे प्लान्स करके की। अच्छा वैसे लोग इवन जैसे हम पहले के दौर में अगर बात करें तो पहले तो एक टेंट लगता था, शामियाना जिसको हम कहते थे, आजकल आप लोगों को पता हो या ना पता, शामियाना लगता था, कुर्सियाँ लगती थी और उसमें हो जाता था। अब बड़ा इवेंट प्लानिंग आ गई हैं, लोग शादियाँ भी प्लान करा रहे हैं, बर्थडेज भी प्लान करा रहे हैं और म्यूज़िकल नाइट भी प्लान हो रही हैं। तो क्या इवेंट प्लानिंग पैसों के साथ ही हो सकती है? मतलब उसके लिए ज़रूरी है कि आपको बहुत पैसे चाहिए तो आप कोई इवेंट प्लान कर सकते हैं या कम खर्च में भी काम हो जाता है? नहीं, डिपेंड करता है बजट पे। कम पैसों में भी होता है, लाखों में भी होता है। अब क्लाइंट का डिपेंड करता है कि क्लाइंट के पास कितना बजट है। ठीक है, अब क्लाइंट का बजट इतना है कि लाइक वो हम उसमें कवर कर लें, तो जितना बजट होता है उतने हम कर लेते हैं। अच्छा, इवेंट प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें आप क्लाइंट को देते हैं? क्या मेन्यू भी आप लोगों की तरफ से होता है या सिर्फ किसी लोकेशन को डेकोरेट करना? नहीं, हमारा मेन्यू भी हमारी तरफ से होता है, हमारा वेन्यू भी होता है और जो इन्वेंट्री वगैरह होती है वो भी हमारी तरफ से ही होती है। लाइक हमारी पूरी टीम की ओर से ईच एंड एवरीथिंग वो सब आप लोग देते हैं? वैसे क्या आजकल क्या चल रहा है अगर किसी ने अपनी बर्थडे प्लान करानी हो नॉर्मल तो क्या रेट क्या चल रहा है आजकल? डिपेंड करता है, लाइक स्टेज पे डिपेंड करता है। जैसे अभी उनको छोटा स्टेज चाहिए, पर्सन्स पे डिपेंड करता है कि कितने पर्सन्स हैं। अगर कम पर्सन्स हैं, 10-20 पर्सन्स हैं, तो मतलब लाइक कम बजट में वो हो जाता है। कुछ क्लाइंट्स की डिमांड होती है कि हमें भाई हाई फाई वाला चाहिए, तो फिर वो हाई फाई वाला उसी बजट में, हाई फाई वाले बजट में होती है। अगर चले किसी की कम हो तो कम में कितना होगा बता भी देना भाई, थोड़ा बता अच्छा, जिससे गरीबों का भी हक है, हमें भी थोड़ा आइडिया हो जाए। हमारे जो इवेंट बैच प्लानर के जो पैकेज स्टार्ट है ना वो 10K से स्टार्ट है और 10K से कम भी। जैसे अगर क्लाइंट का है कि बजट उनका 10K और हमें लग रहा है कि वो 10K में हम कर लेंगे और जब हमारा डेकोर हो जाता है और उसमें हमें लगता है कमी हो रही तो हम जो है उनको ऑप्शनल दे देते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें ऐड कर देते हैं कि क्लाइंट को ये ना हो कि खफा हो जाए कि भाई इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो वो 10K का बजट हम 20K को करके उनको मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, कोई ना कोई, क्योंकि ज़ाहिर है आपकी एज अभी इतनी ज़्यादा नहीं है और आपने छोटी सी उम्र में इस काम को शुरू किया, तो हम किसी ना किसी को आइडलाइज करते हैं किसी को देख के। तो आप लोगों की फील्ड में कोई ऐसा है जिसको आप कहते हैं कि उसको देख के मैंने शुरू किया? क्योंकि मुझे इतना इवेंट प्लानिंग का आइडिया नहीं, तो किसी को देखा आपने या फिर आपका अपनी क्रिएटिविटी? नहीं, मेरी अपनी है। मेरी सिस्टर है, बड़ी सिस्टर है फातिमा, तो वो डिज़ाइनर है। तो वो उनको देख के ना मतलब कलर्स वगैरह में वो कलर्स वगैरह करते थे, तो उनको देख के ना मतलब मैं भी उनके साथ लाइक
फंक्शंस वगैरह में जाती थी, तो वो सब हो रहा होता था, उसको देख देख के ना मुझे भी मैं भी ऐसे ही करूँगी, मैं भी ऐसे ही करूँगी, तो इससे ही अपने ही शौक से। अच्छा, इसमें थीम मैटर करती है कि थीम्स आप लोगों को कंट्रास्ट और ये, क्योंकि मैंने जो देखे हैं इवेंट प्लानर, एक आध दफ़ा हमारी मुलाकात हुई है, Okay. तो उसमें कहते हैं जी थीम ये होगी, तो ये सारे आइडियाज़ आप लोग देते हैं कि इस थीम पे काम कर लें, या क्लाइंट अपनी थीम ला के देता है? क्लाइंट का भी डिफरेंस होता है और हमारा भी होता है, तो क्लाइंट ज़्यादातर हमारे उस पर आते हैं कि आप बताएं कि कैसा होगा कैसा होगा। तो थीम्स आजकल तो थीम्स ही हो रही हैं कि थीम पे ही चलेंगे, जो ट्रेंडिंग चल रहा है। बर्थडे में जो है अभी मतलब लाइक कोकोमेलन और यही सारी चल रही है, मिकी माउस, कोकोमेलन और डॉल्फ वगैरह, बटरफ्लाई, ये सारी डिपेंड करती हैं। ये तो आपने बच्चों की बताई है, हाँ। बड़ा बर्थडे करना अच्छा, चाह रहा हूं, हम तो मिकी तो माउस वो नहीं करेंगे। सीक्वेंस मतलब हमारे लिए क्या होगा? वो सीक्वेंस बैकड्रॉप आ जाता है, मतलब सीक्वेंस आ जाता है, राउंड बैकड्रॉप आ जाता है, वो राउंड बैकड्रॉप के हिसाब से मतलब लाइक किंग, बच्चे बड़े आ गए, अडल्ट में आ गए, तो वो किंग बैकड्रॉप हो जाता है, सीक्वेंस हो जाता है। तो आजकल ट्रेंडिंग में यही है, बड़े छोटे सब मिक्स चल रहा है। अच्छा, मतलब हम भी मिकी माउस लगा लें पीछे? हम भी लगा लेंगे जी। अच्छा, ये बताएं कि फैमिली की जानिब से प्रॉब्लम आती है कि भाई क्या कर रहे हो, या फैमिली में सपोर्ट मिली आपको कि भाई आप इसमें काम में आना चाह रही हैं? क्योंकि ये एक बड़ा लंबा काम होता है, ज़रा आपको इवेंट किसी का आपने ले लिया तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो खुदा ना खास्ता ज़रा सा कुछ ऊपर नीचे होगा, उसका इवेंट तो ख़राब हो गया, तो एक आप रिस्पॉन्सिबल काम कर रही हैं, तो इसमें फैमिली की कितनी सपोर्ट रही? 100% है, 100%? 100% है। कभी ये नहीं कहा कि भाई कहाँ किसी का वो हो गया, कोई नुकसान हो गया तो फिर क्या होगा? हाँ, नहीं, सबका सपोर्ट है, लाइक बाबा, आपी, भाई, सबके सपोर्ट रहते हैं। अच्छा, क्या इसकी कोई एजुकेशन होती है इवेंट प्लानिंग की, या फिर ये होता है कि बस ठीक है आपकी क्रिएटिविटी डिपेंड करती है, या इसकी एजुकेशन लेके आते हैं? 2 ऑप्शंस हैं। कुछ लोग जो है मतलब इसके लिए एजुकेशन करते हैं, लाइक कोर्स वगैरह करते हैं, कुछ होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, जिनके पास गॉड गिफ्टेड दिमाग होता है, तो डिपेंड करता है कि आप अगर उस चीज़ को समझ गए हो कि क्रिएटिव आप बना सकते हो, आप कर सकते हो, आप वर्क कर सकते हो, तो आप कर सकते हो। कुछ लोग होते हैं वो कोर्स करके लाइक 6 मंथ्स का कोर्स करते हैं, 1 ईयर का कोर्स करते हैं, 3 इयर्स का कोर्स करते हैं, एक एक चीज़ जो है वो सीख रहे होते हैं। और कुछ गॉड गिफ्टेड होते हैं कि हाँ भाई उन्होंने देख लिया, बस हम कर लेंगे, अल्लाह के नाम शुरू करके। अच्छा, तो ये आपने जैसे कि बताया कि जी आपने पहले अपनी बर्थडे प्लान करी और ये सारी चीज़ें करी, अब ये लोगों का इतना रुझान क्यों हो गया है, लोगों का इतना ज़्यादा फोकस क्यों हो गया कि जी इवेंट प्लानर के पास ही जाना है? ये इतना फोकस क्यों हो गया? हमने देखा है इवेंट प्लानर के ऊपर छोड़ा हुआ होता है, हम अपनी जान छोड़ाते हैं, या फिर ये ट्रेंडिंग में आ गया कि जी ये किसी प्लानर ने, इवेंट प्लानर ने बनाया है? ट्रेंडिंग में आ गया है, ट्रेंडिंग में आ गया, ये ट्रेंडिंग में आ गया। टिकटॉकर्स ने मतलब लाइक पहले ट्रेंड करवाया कि टिकटॉकर, तो वो टिकटॉकर्स की वजह से ना अब इवेंट प्लानर्स वाले जो है आगे बढ़ गए हैं। यानी कि हम अगर टेंट लगा के करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, मजाक उड़ जाएगा, अभी टेंट लाए क्यों करो। अच्छा, जो एक अच्छा इवेंट प्लानर होता है उसके अंदर बेसिक किस चीज़ का होना ज़रूरी है? क्या चीज़ उसको ज़्यादा अपनी फोकस में रखनी चाहिए? थीम्स वगैरह और अपनी टीम पे फोकस रखना चाहिए। टीम अगर आपकी ना मतलब साथ दे तो आपकी थीम और आपका डेकोर वगैरह मतलब कोई इशू नहीं है। जब आपकी टीम ही परफेक्ट ना हो तो वर्क भी परफेक्ट नहीं है। अच्छा, और ये जो कम्युनिकेशन स्किल होती है, बात करना, देखिए क्लाइंट को सेटिस्फाई करना एक बहुत मुश्किल काम होता है, पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं लोगों की जेब से, तो उसके लिए कितना कहते हैं ना बहुत ज़्यादा बोलने वाला, और तो आप तो मुझे बोलने वाली भी कम लग रही हैं, तो आप कैसे क्लाइंट को, या फिर हमारे सामने नहीं बोल रही है अभी आप? नहीं, मैं बहुत बोलती हूँ, बट वो क्लाइंट पे डिपेंड करता है ना कि क्लाइंट कैसा है, तो हो जाता है। किस तरह के वैसे क्लाइंट वो लगते हैं कि यार ये बहुत सवाल पूछ रहा है, होते हैं इस तरह के आते हैं क्लाइंट आप लोगों को? हाँ, आते हैं। क्या उनको क्या हम- प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट करते हैं वो? बस यही मतलब लाइक एक क्लाइंट है ना, उन्होंने बस सब डिस्कशन वगैरह हो गई, सब हो गई, इन दी एंड टाइम पे ना वो मतलब लाइक कोई ना कोई नुक्स जरूर निकालेगा। वो पैसे कम कराने के लिए होता है ये? वो पैसे कम कराने कि के लिए पूरा होता है। इवेंट कराने के बाद बोला यार मुझे मज़ा नहीं आया, अब मैं 10,000 रुपये कम दूंगा, ऐसा होता है वैसे? ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। तो फिर आप लोग कैसे उनको डील करते हैं? वो वही ना स्किल्स की बात है। वही अभी हमें बता नहीं रही है, क्योंकि अक्सर ऐसा होटल्स में भी देखते हैं कि जी पूरा खाना खाने के बाद जब 2 निवाले रहे थे तो कहते हैं कच्चा रह गया था और अब हम पैसे नहीं देंगे। ऐसे इस पर हमने प्रोग्राम भी किया था, ऐसे भी बहुत लोग मार्केट में आते, तो ज़ाहिर है कोई इवेंट प्लान करने के बाद भी फिर ख्याल आता है कि नहीं यार ये जो बलून था ना ये फट गया था, तो ये बलून फटा तो मैं इसके पैसे नहीं दूंगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर है अब इतने लोग इस फील्ड में आ रहे हैं, तो इस फील्ड का आप फ्यूचर क्या देख रही हैं आगे? क्या इसका बूस्ट करेगा? क्योंकि कुछ चीज़ों का एकदम ट्रेंड आता है फिर वो चीज़ें गायब हो जाती हैं। अपनी फील्ड का क्या फ्यूचर देख रही हैं आप? बूस्ट होगा, बूस्ट होगा ये, बिकॉज देखिए आजकल ना सब लाइक अगर हम वुमेंस पे आए ना, गर्ल्स पे आए, तो सब घर बैठे ही काम कर रही हैं, ऑनलाइन वर्किंग। मैंने भी पहले ऑनलाइन वर्किंग स्टार्ट किया था, उसके बाद जाके आगे आगे आहिस्ता 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 मेरा वर्क जो है अगेन हुआ।
तो अगर हम आगे उसमें फ्यूचर में जाना तो इवेंट प्लानिंग जो है ना नंबर 1 में आएगा ऑल बिजनेस को अगर हम देखें या इंशाल्लाह, क्योंकि इवेंट प्लानिंग में ये होता है ना कि आप घर में बैठ के वर्क कर लिया आपने और क्लाइंट को आपने डिसाइड कर लिया और उसके बाद जो है आपने वेन्यू पे जाके बस आपने काम वगैरह देखना है और बस कुछ भी नहीं है। और बाकी बिजनेस में ये होता है कि आपको ख्वारी करनी हो रही होती है, मतलब लाइक पैसे वही ना, मेहनत करेंगे तो पैसे मिलेंगे। तो इवेंट प्लानिंग में ये होता है कि 1 घंटे की 2 घंटे की मेहनत होती है और चलें जी, बड़ी अच्छी चीज़ है और हम भी सोच रहे हैं कि इवेंट प्लानिंग का काम शुरू कर लें जब पैसा आ ही रहा है तो। अच्छा अनम, आपने ज़ाहिर बताया कि आप इन सेक्टर्स में काम कर रही हैं, लेकिन जब भी कोई चीज़ शुरू होती है तो उसके पीछे कोई स्टोरी होती है। ये NGO खोलने का ख्याल कैसे आया? क्या फैमिली में कोई था या आपके अपने एक माइंड में आया कि जी मैं इस काम को शुरू करती हूँ? रीज़न्स क्या थे? देखिए, मैं समझती हूँ हर इंसान के अंदर जो है ना इंसानियत मौजूद है और हर इंसान चाहता है, फिर मजबूरी के तहत वो किसी की हेल्प ना कर सके या कुछ, ये हमारी अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ही डाला हुआ है। अगर हम किसी को दर्द में दुख में देखते हैं तो हमारे अंदर से होता है कि यार काश हम इसकी मदद कर पाते। तो जब मैं लाइक 2012 की बात है, तब मैं सिर्फ 19 साल की थी और तब मैंने अपनी दोस्तों से के साथ मिल के, जैसे आप कॉलेज में होते हैं या मतलब यूनिवर्सिटी के अर्ली डेज़ में, तो आप ऐसे ही हमने प्लान किया कि यार हम ये चीज़ करते हैं। यकीन करें कराची में तो ये चीज़ शायद तब भी आम होगी कि बाहर दस्तरखान लग रहे हैं या मतलब लड़के लड़कियां अच्छे काम के लिए बाहर सर्व कर रही हैं आके। हैदराबाद में ऐसा नहीं था। हम लोग, हमारी पहली ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि बाहर जाके हम दस्तरखान भी लगाते थे। रमज़ान में स्पेशली इफ्तार हमने अरेंज कर लिया। तो वो अपनी दोस्तों के साथ मिलके हमने ये इनिशिएटिव लिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा स्कूल, जो मैं आपको बता रही थी, जो कि बच्चों को मुफ्त तालीम दे रहा है, इनफॉर्मल और फॉर्मल एजुकेशन दे रहा है, उसको 5 साल हो गए हैं। हमने इतने साल सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को कहना नहीं चाहिए लेकिन फ्री में दिया। फिर मुझे एक रियलाइजेशन हुई कि ये कब तक चलेगा, आखिर हमें ऐसा हल निकालना है जिससे एक लॉन्ग टर्म फ़ायदा हो। आज मैं हूँ कल मैं नहीं हूँ, ये नहीं है कि भाई जैसे कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या होता है कि पॉलिटिक्स विरसे में आती है पर सोशल वर्क विरसे में नहीं आता। मैं कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं है मेरे भाई करे, बेटा करे, बहन करे। अब मुझे ऐसा कुछ करना है जिससे और लीडर्स पैदा हो। जैसे कि हमने स्कूल अपना ओपन किया, उससे क्या होगा कि जो बच्चे वहाँ पे एजुकेशन ले रहे हैं, यकीन करें जो उनमें से काफ़ी बच्चे ऐसे बोलते हैं, हम उनसे पूछते हैं, हम एक्टिविटी करवाते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई आपको बड़े होकर क्या बनना है। नॉर्मली हम घरों में कोई बोलता है पायलट, कोई बोलता है डॉक्टर, कोई बोलता है टीचर। हमारे स्कूल में काफ़ी बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मैडम हमें ऐसे स्कूल खोलना है, ऐसे बच्चों को पढ़ाना है। तो ये चीज़ ऐसे आगे बढ़ेगी। माशाल्लाह, ये बिल्कुल वही वाली बात है कि आप सोच एक दे दें और आपका ये एक थॉट कि भाई इस तरह के और लोग आए। ये बात इन्होंने बिल्कुल ठीक की। हम ऐसे कई लोग देखते हैं कि जी जिनके फोर फादर्स ने बहुत अच्छे काम किए होते हैं लेकिन उसके बाद उनका उन कामों में इंटरेस्ट नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत काम कर रहे हैं लेकिन उनका सोशल वर्किंग में इतना इंटरेस्ट नहीं होता। तो आप जिनके साथ सोशल वर्क कर रहे हो उनकी ये सोच बनाओगे तो डेफिनेटली वो आगे जाके सोशल वर्क करेंगे। हम आपको एक ब्रेक के बाद